अध्याय 8। रत्न जड़ित हार। युवा होने पर सिद्धार्थ को राजमहल का जीवन बधा बधा सा लगने लगा। इसलिए उन्होंने नगर के बाहर जाकर घूमना शुरू कर दिया ताकि वह बाहर के जीवन का परिचय प्राप्त कर सके। निष्ठावान सेवक चन्ना सदैव उनके साथ रहता। कभी कभी उनके भाई और मित्र भी साथ होते। चन्ना सिद्धार्थ के रथ का सारथी भी था। वह और सिद्धार्थ घोड़ों की रासें बारी बारी से संभालते। सिद्धार्थ घोड़ों को कभी चाबुक नहीं मारते थे, इसलिए चन्ना भी चाबुक का प्रयोग नहीं करता। इन यात्राओं में सिद्धार्थ ने साक राज्य भर में भ्रमण कर लिया था। वह उत्तर में स्थित हिमालय की तराई के ऊबड़ खाबड़ भागों से लेकर दक्षिण मैदानों तक सभी जगह गए। राजधानी कपिलवस्तु निचाई वाले भाग में थी, जहां आबादी सबसे अधिक सघन थी और यह भाग बहुत धनधान्यपूर्ण था। पड़ोस के कौशल और मगध राज्यों की तुलना में शाक्य राज्य बहुत छोटा था। पहाड़ों से निकलकर रोहिणी और बाण गंगा नदियां इसके उर्वर खेतों की सिंचाई के लिए जल सुलभ करती थीं। ये दोनों नदियां हिरण्यमय नदी से मिलती, जो और भी आगे जाकर गंगा में मिल जाती। सिद्धार्थ को बाणगंगा नदी के किनारे बैठकर नदी का अविरल प्रवाह देखना बहुत प्रिय था। स्थानीय जनता का विश्वास था कि बाणगंगा के जल में स्नान करने से इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए बेहद ठंडे जल में लोग डुबकियां लगा लगा कर स्नान करते। एक दिन जब सिद्धार्थ नदी तट पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने अनुचर चन्ना से पूछा, क्या तुम भी विश्वास करते हो कि इस नदी में स्नान करने से पाप कर्म धुल जाते हैं? श्रीमान, अवश्य धुलते होंगे, वरना इतने लोग स्नान करने क्यों आते? सिद्धार्थ मुस्कुराए। तब तो उसके जल में सदा रहने वाली मछलियां, केकड़े और घोंघे तो सर्वाधिक शुद्ध और पुण्यवान प्राणी होने चाहिए। चन्ना ने उत्तर दिया, कम से कम मैं इतना तो अवश्य कह सकता हूँ कि इस नदी में स्नान करने से शरीर की मैल मिट्टी धुल ही जाती है। सिद्धार्थ यह सुनकर हंसे और चन्ना की पीठ थपथपाकर बोले, तुम्हारे इस कथन से मैं निश्चित ही सहमत हूँ। एक दिन जब सिद्धार्थ राजमहल लौट रहे थे, तो यशोधरा को एक छोटे गरीब गांव में अपनी नौकरानी के साथ देखकर आश्चर्य से भर उठे, क्योंकि वह गांव के उन बच्चों की तीमारदारी कर रही थी जिनकी आंखों में कष्ट था या जिन्हें फ्लू, चर्म रोग या अन्य रोग थे। यशोधरा सादे कपड़े ही पहने थी, लेकिन वह गरीबों के बीच अवतरित देवी सी लग रही थी। सिद्धार्थ इस बात से अत्यधिक प्रभावित हुए कि एक राजकुमारी अपनी सुख सुविधाओं को बिसरा कर असहाय लोगों की देखभाल कर रही थी। वह रोगी बच्चों की आंखें और शरीर को धो साफ कर दवा लगा रही थी, उनके गंदे कपड़े धो रही थी। राजकुमारी, आप यह सेवा कार्य कब से कर रही हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। यशोधरा ने एक छोटी सी लड़की की बाह धोते हुए ही ऊपर की ओर देखकर कहा।
राजकुमार जी, करीब 2 सालों से, लेकिन इस गांव में मैं दूसरी बार आई हूँ। मैं यहाँ प्रातः मैं यहाँ प्रायः आया करती हूँ। यहाँ के बच्चे मुझे जानते हैं। राजकुमारी जी, आपको यह काम करके बहुत संतोष मिलता होगा। यशोधरा ने कोई उत्तर न देकर केवल मुस्कुरा दिया और वह बच्ची की बाह धोने में जुट गई। उस दिन सिद्धार्थ को यशोधरा से कुछ क्षण बात करने का अवसर मिला था। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके विचार उनके अपने विचारों से कितने मेल खाते हैं। यशोधरा आंख मूंद कर परंपराओं का पालन करते हुए महल में ही बंद रहने से संतुष्ट नहीं थी। उसने भी वेदों का अध्ययन किया था और वह भी समाज के अन्याय की परोक्ष रूप से विरोधी थी। सिद्धार्थ के समान ही वह भी धनी एवं राज परिवार की सुविधा भोगी सदस्य बनकर प्रसन्न नहीं थी। राज दरबारियों और ब्राह्मणों के बीच होने वाले सत्ता संघर्ष को भी वह पसंद नहीं करती थी। वह समझती थी कि एक नारी होने के कारण वह बड़ा सामाजिक परिवर्तन तो ला नहीं सकती, इसलिए सेवा कार्य आरंभ करके उसने अपनी मान्यताओं को व्यक्त किया है। उसे आशा थी कि उसका मित्र वर्ग उसके अपने उदाहरण से इस बात का महत्व समझेगा। सिद्धार्थ को पहली बार देखने के बाद से ही मन में यशोधरा के प्रति एक विशेष आकर्षण का अनुभव होता था। अब उन्होंने पाया कि वह यशोधरा के बोले हुए प्रत्येक शब्द में ही डूब गए हैं। उनके पिता की इच्छा थी कि वह शीघ्र ही विवाह कर लें। इसके लिए यशोधरा उपयुक्त नारी है। संगीत और खेल कूद प्रतियोगिताओं में सिद्धार्थ ने बहुत सी सुंदर युवतियां देखी थी, किंतु यशोधरा सबसे सुंदर ही नहीं थी, वरन उसके साथ उन्हें अपनापन और संतुष्टि का भी अनुभव हो रहा था। एक बार रानी गौतमी ने राजधानी की सभी युवतियों का मिलन समारोह आयोजित किया। उन्होंने यशोधरा की मां पामिता से तैयारियों में सहायता करने को कहा। कपिलवस्तु की हर युवती को आमंत्रित किया गया, जिसमें प्रत्येक को एक अच्छा सा आभूषण उपहार स्वरूप दिया जाना था। रानी पामिता ने सुझाव दिया कि सिद्धार्थ आभूषणों का वितरण उसी प्रकार अपने हाथों से करें जिस प्रकार युद्ध विद्या की प्रतियोगिता में सभी मेहमानों का स्वागत यशोधरा ने किया था। राजा सुद्धोधन और राज परिवार के सभी सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। एक सुखद शीतल संध्या को इस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रासाद के कक्षों में खाद्य एवं पेय पदार्थ लगा दिए गए थे और संगीतकार अभ्यागतों के मनोरंजन के लिए अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। नीचे फूलों से सजे दीपधारों के उज्जवल प्रकाश में सजी धजी युवतियां पधारी, जो सोने की तारकसी से युक्त रंग बिरंगी साड़ियां पहने थी। प्रत्येक युवती के राजकीय मेहमानों तथा राजा रानी के सामने से गुजरना था। राजकुमार की वेशभूषा में सिद्धार्थ एक मेज की बाईं ओर खड़े थे। मेज पर मोतियों के हार,
स्वर्ण तथा रत्न जड़ित नाना प्रकार के आभूषण रखे हुए थे, जो आई हुई करीब 1000 युवतियों को भेंट किए जाने थे। पहले तो सिद्धार्थ ने यह उपहार वितरित करने से मना कर दिया, किंतु गौतमी तथा पामिता ने अनुरोध किया कि तुम्हारे हाथों से उपहार पाकर कोई भी व्यक्ति गौरव और हर्ष का अनुभव करेगा। तुमको यह समझना चाहिए। यह कहकर पामिता विश्वास पूर्वक मुस्कुरा दी। दूसरों को प्रसन्न करने की बात से सिद्धार्थ को दूसरों को प्रसन्न करने की बात को सिद्धार्थ टाल नहीं सके। हजारों अभ्यागतों के सामने खड़े हुए सिद्धार्थ यह समझ नहीं पा रहे थे कि प्रत्येक युवती की पात्रता के अनुसार आभूषण का चयन कैसे करें। जिस पहली युवती को आभूषण उपहार देना था, वह एक राजकुमार की पुत्री सोमा थी। पामिता के अनुदेश के अनुसार उसे राजकीय सीढ़ियों पर चढ़कर राजा रानी तथा मान्य अतिथियों को नमन करके धीरे धीरे चलते हुए सिद्धार्थ के पास आना था। जब वह सिद्धार्थ के सामने पहुंची तो झुककर प्रणाम किया। प्रत्युत्तर में सिद्धार्थ भी झुके और उसे मोतियों का तोड़ा भेंट किया। सभी अतिथियों ने तालियां बजाई। सोमा ने नमन किया। उसने इतने मंद स्वर में सिद्धार्थ को धन्यवाद दिया कि वह उसके शब्द भी नहीं सुन समझ सके। दूसरी युवती रोहिणी आई। सिद्धार्थ ने पात्र की गरिमा एवं सौंदर्य के अनुसार आभूषण का चयन करना बंद कर दिया और जो भी आभूषण सामने पड़ता गया उपहार में देते गए। हालांकि युवतियों की संख्या काफी थी, किंतु सिद्धार्थ के इस व्यवहार से उपहार वितरण शीघ्र समाप्त हो गया। रात के 10 बजे के करीब अधिकांश आभूषण दिए जा चुके थे। सभी समझते थे कि आभूषण का उपहार पाने वाली अंतिम युवती शैला है। जब सिद्धार्थ समझ रहे थे कि उनका काम समाप्त हो गया है, तभी दर्शकों के बीच से उठकर एक अन्य युवती धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ी। यह यशोधरा थी, जो सफेद साड़ी पहने हुए प्रभाती शीतल मंद पवन की भांति आई। राजा रानी को उसने नमन किया और शालीनता के साथ सिद्धार्थ के पास पहुंची। मुस्कुराई और पूछा, मान्यवर, क्या मेरे लिए कुछ बचा है? सिद्धार्थ ने यशोधरा को देखा और मेज पर बचे हुए आभूषणों पर उलझन भरी दृष्टि डाली। उन्हें यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि यशोधरा को उपहार में देने योग्य कुछ बचा ही नहीं था। अकस्मात उन्होंने अपना कंठाहार उतारा और यशोधरा की ओर बढ़ाते हुए कहा, राजकुमारी जी, आपके लिए मेरा यह उपहार है। यशोधरा ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, यहाँ मैं आपके प्रति आदर व्यक्त करने आई थी। मैं भला आपका कंठाहार कैसे ले सकती हूँ? सिद्धार्थ ने उत्तर में कहा कि मेरी माता श्री गौतमी प्रायः कहा करती हैं कि मैं आभूषण के बिना ही अच्छा लगता हूँ। राजकुमारी जी, कृपया यह उपहार स्वीकार करो। उन्होंने यशोधरा का थोड़ा निकट आने का संकेत किया ताकि वह चमचमाता रत्न जड़ित हार उसके गले में पहना सके।
अतिथियों ने इस पर जो तालियां बजाना प्रारंभ किया, तो प्रतीत होता था कि वे कभी थमेगी ही नहीं। सभी लोग अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए उठकर खड़े हो गए थे।